हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज हम देखेंगे साइंस के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 30 वो जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये जो है कह सकते एग्जाम में सीधे छपेगा सवाल। ठीक है, ये मैं गारंटी करता हूँ और इसे देखेंगे। ठीक है, कह रहा है पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पूछेगा सवाल कि प्रकाश कैसा तरंग है। ठीक है, तो याद रखेंगे तरंग पूछेगा, प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये भी याद रखेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है, रूप है। ठीक है, तो प्रकाश कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद रखेंगे प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद दूसरा सवाल है निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी ये जो कह रहा है कि निर्वात उसे कहते हैं जहां कोई माध्यम ना हो। ठीक है, हवा में भी कहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही कहेंगे, लेकिन निर्वात में भी कहेगा तब भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है कहेगा प्रकाश जो है निर्वात में जो गमन करेंगे किस वेग से चलेंगे, किस स्पीड से चलेंगे, तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है निर्वात में प्रकाश का वेग पूछेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इसके बाद प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। पूछेगा प्रकाश जो है कैसे गमन करती है, तो याद रखना है प्रकाश जो एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसके बाद करें चंद्रमा कैसी पदार्थ है, तो बोलेंगे यह जो है आदित्य है। आदित्य उसे कहेंगे जो ऊष्मा का उत्सर्जित नहीं करता है। जैसे बहुत सारे क्या कलम है, पुस्तक है, ये सब क्या है, ऊष्मा का उत्सर्जित नहीं कर रहा है। जो ऊष्मा का उत्सर्जित करता है वो क्या होता है, दीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य क्या है, ऊष्मा का उत्सर्जित कर रहा है। सूर्य में क्या है, हीट और एनर्जी दोनों है, इसलिए वो क्या है, बोलेंगे दीप्तमान वस्तुएं है। तो याद रखना है चंद्रमा कैसा है पदार्थ है, तो बोलेंगे चंद्रमा जो है आदित्य पिंड है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है 5 नंबर कि प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जो है जिससे जाएगा, ठीक है, जिस तरह जा रहा है, तो ये जो पथ जिस पथ से जाएगा उस दिशा को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के गमन पथ को दिशा को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। इसके बाद कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। इसके बाद करें आपतन कोण जो है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के मान के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है वह प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के होता है, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है। प्रतिबिंब क्या है, 2 प्रकार के होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक। याद रखिए काल्पनिक की जगह आभासी भी रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के, कौन कौन, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, इसके बाद अगला कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा क्या, सीधा बनेगा। काल्पनिक इसके कारण गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या है, ध्रुव कहते हैं। इसे पोल भी लिखा रहेगा, POLE पोल, इसे P से इंडिकेट करेंगे। किसे सूचित किया जाता है, तो P से। इसके बाद करा अवतल दर्पण, कह रहा है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कहेंगे अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। पूछेगा सवाल कि अवतल दर्पण को कहेगा निम्नलिखित में से किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे, तो याद रखना है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण। इसके बाद उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण। इसके बाद गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में जो लगा रहता है, जैसे बाइक वगैरह हो गया, तो वो जो है साइड के जो पीछे देखने के लिए, पश्च दृश्य जो देखने के लिए जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो याद रखेंगे वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, वो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण।
इसके बाद आगे कह रहा है, तो याद रखना गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है मिरर, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। इसके बाद कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी F बराबर जो है r/2 और R बराबर क्या होता है? F बराबर r/2 और R बराबर क्या होता है? 2F होता है। तो इसको याद रखेंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है और याद रखना वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दोगुनी होती है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर क्या? 1/f होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहेंगे? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, याद रखना आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये भी याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, इसलिए ये जो है इसका मात्रक कहेंगे, इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन है। ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है H2/H1, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या? वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? आवर्धन बोला जाता है, यानी मैग्निफिकेशन। इसका जो है कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तो बोलेंगे लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, तो ठीक है, याद रखेंगे इसको। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसके उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर का रहा है कि लेंस की क्षमता, लेंस की सभी दूरियां जो है प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। इससे पूछेगा कि लेंस की सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो याद रखना है प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है, किससे मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। पूछेगा उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? तो बोलेंगे अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को बोलेंगे अपसारी। यहाँ लेंस और यहाँ दर्पण में दोनों में कंफ्यूजन होगा, लेकिन याद रखना अवतल जो है अभिसारी दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण को अभिसारी, और यहाँ जो उत्तल दर्पण को उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, और यहाँ अवतल लेंस को क्या है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। और लेंस सूत्र में क्या होता है कि यहाँ 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ लेंस सूत्र में माइनस का चिन्ह होगा और यहाँ दर्पण सूत्र में क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा। ये चीज ध्यान देंगे, 1/v प्लस 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये जो है प्लस में रहेगा दर्पण सूत्र और ये माइनस में जो रहेगा ये चीज माइनस में तो बोलेंगे लेंस सूत्र। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद कह रहा मानव नेत्र के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो रेटिना बोलते हैं। ठीक है, कहेगा मानव नेत्र के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? रेटिना कहते हैं। इसे दृष्टिपटल भी कहा जाता है। पूछेगा सवाल कि मानव नेत्र के भीतरी भाग क्या है? तो बोलेंगे रेटिना, या रेटिना ना देकर ऑप्शन में क्या रहेगा? दृष्टिपटल। तो दोनों ध्यान देंगे, याद रखना है वर्ड को। इसके बाद कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। जैसे किसी भी वस्तु को साफ हम आसानी से कितना दूरी पर देख सकते हैं? तो बोलेंगे 25 सेंटीमीटर। जैसे ये वस्तु है, ठीक है, इसको हम कितना दूरी पर देख रहे हैं? तो बोलेंगे 25 सेंटीमीटर। अगर जैसे जैसे इसको निकट लाएंगे तो थोड़ा देखने में क्या है? कठिनाई होगा, या ज्यादा दूर ले चले जाएंगे तब भी क्या कठिनाई होगा। इसलिए हम जैसे बुक वगैरह पढ़ते हैं तो वहां जो है स्पष्ट दृष्टि जो कर सकते हैं, बढ़िया तरह देख सकते हैं, कितना दूरी पर? 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए कहा गया है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल क्या कर रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? दूरबिंदु तो बोलेंगे अनंत। जैसे मान लो देख रहे हैं, जहां तक दिखा रहा है वो अनंत है।
ठीक है। तो याद रखना है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या अनंत होती है, लेकिन स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कहेगा निकट बिंदु कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु क्या होगा अनंत होगा। इसके बाद अगला क्या कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण, यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। याद रखिए श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये सबसे पहले जो है जानकारी न्यूटन साहब ने दिया था। ये प्रिज्म को सबसे पहले सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में रखा और उसके क्या है प्रिज्म से 7 रंग क्या है विभक्त हो गया। इससे उसी याद रखना है जिससे कह सकते हैं 7 रंग पाया गया। तो याद रखना है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है तो 7 रंग होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसे हम क्या है बोलेंगे श्वेत प्रकाश। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है 7 रंग। अगला सवाल कर रहा है वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम जो है कितने प्रकार के होता है 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है शुद्ध स्पेक्ट्रम, एक होता है अशुद्ध स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल कर रहा है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य से सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। एक चीज याद रखना है, ये सवाल तो छपेगा एग्जाम में, कर रहा है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। पूछेगा सवाल किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो बोलेंगे लाल रंग का। और याद रखना है जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक हो रहा है तो कहेंगे इसका विचलन क्या होगा कम होगा। तो कभी विचलन पूछ देगा, कभी तरंगदैर्घ्य पूछ देगा। तो पूछेगा किसका विचलन अधिक होता है तो बोलेंगे विचलन जो है सबसे अधिक क्या होगा बैगनी रंग का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका विचलन का मान क्या है ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ कंफ्यूजन दूर रखेंगे। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक मतलब इसका विचलन सबसे कम, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो इसका विचलन सबसे अधिक होगा। इसके बाद करें वस्तु का प्रतिबिंब जो है मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है तो बोलेंगे रेटिना पर। और याद रखेंगे रेटिना भाग पर जो बनता है वो कैसा बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।